गाड़ी लेते वक्त ज्यादातर लोग लोन लेते हैं। लोन लेते वक्त काफी सारी चीजें ओवरलुक भी कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपने देखनी चाहिए और क्या ये 24/10 रूल क्या इंडिया में काम कर सकता है या फिर एक वाहियात चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज जो बहुत लोग एक गलती कर देते हैं कि भाई हमारा इंटरेस्ट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है। देखिए, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के साथ भी प्रोज और कॉन्स आते हैं और वेरिएबल के साथ भी प्रोज और कॉन्स आते हैं। फिक्स्ड के साथ क्या होता है कि आप एक इंटरेस्ट रेट पे अटक जाते हो, आपके क्रेडिट स्कोर जो है जो भी हो उसके हिसाब से आपको एक लोन मिलता है। लेट्स से दोस्तों कि आपको 9.5% पर एनम के हिसाब से लोन मिला है और यही लोन आप फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है तो अगले 4 साल तक हम कह देंगे या फिर 5 साल तक आपने यही लोन ले लिया। और मार्केट तो उबड़ खाबड़ होता है भाई, आज भी मार्केट बहुत वोलेटाइल, इनफैक्ट नीचे जा रहा है, वोलेटाइल भी नहीं है। तो इसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी फ्लक्चुएट होंगे, बट आप इसी लेवल पर अटके रहेंगे। यानी आपका ईएमआई जो है वो फिक्स रहेगा अगले 4-5 साल के लिए या फिर आपके लोन के टेन्योर के हिसाब से। यह अच्छी चीज़ भी है क्योंकि जैसे आप आगे जाओगे होपफुली आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा और बढ़ते इनकम के साथ आपका ईएमआई फिक्स रहेगा, तो उतना अमाउंट जो है 100% आपके अकाउंट से डिडक्ट होने वाला है। फिर आता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट दोस्तों। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट के साथ क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट जैसे ऊपर नीचे होते रहता है, आपका ईएमआई भी वैसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। यानी एक महीने आपका ईएमआई बढ़िया सा कम होगा या फिर दूसरे महीने वो आगे जाके मे बी 10% ज़्यादा भी आएगा। यानी आपको पता नहीं है कि ईएमआई हमारा इस महीने का कितना कटने वाला है। इंटरेस्ट रेट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। अगर आप सैलरीड पर्सन भी हो तो ये हमेशा एक बोझ बना रहता है कि भाई हमारा तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, हाँ आगे जाके कम हो जाएगा मार्केट के साथ, मे बी, किसको पता है। बट अगर ये बढ़ता भी है अगले 2 महीने में या फिर 3 महीने में, तो हमें तो अगले ईएमआई तो एक्स्ट्रा प्राइस वाले देने पड़ेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट के साथ। ये अच्छी भी चीज़ हो सकती है, बुरी भी चीज़ हो सकती है। अच्छी चीज़ कहा जाता है कि प्रॉपर्टी के साथ होता है, बट वो अलग बात है। दूसरी चीज़ आपको देखनी है दोस्तों, हिडन फीस एंड चार्जेस। आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें वो बोलेंगे कि भाई ये करो वो करो। एक बैंक है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, बट वो कहते हैं कि भाई हम उन्हीं लोगों को लोन देंगे जिनका हमारे पास अकाउंट है या फिर वो हमारे स्टेक होल्डर है, यानी स्टॉक्स आपको उस बैंक के होने ही चाहिए, तभी आपको जाके वो लोन मिलेगा। तो वो क्या करेंगे भाई, पहले तो आपका अकाउंट बनेगा, उसके थोड़े बहुत चार्जेस लगेंगे। दूसरी चीज़ आपको वो बोलेंगे कि स्टॉक्स बाय कर लो, हमारे स्टॉक्स तो ज़्यादा महंगे हैं नहीं। यानी अगर आप 10-20 लाख का लोन ले रहे हो और आपको 6-7 हज़ार वो बोलेंगे कि भाई इतने स्टॉक्स आप खरीद लो और उसके बाद आपको लोन हम आसानी से दे देंगे, तो आप आगे पीछे देखोगे नहीं। बट यहाँ से उन्होंने लगभग 7 से 10 हज़ार रुपये आपसे ले लिए। इसके बाद लोन प्रोसेसिंग फीस आएगी, डॉक्यूमेंटेशन फीस आएगी, ये सारे फीस आपको अलग देने पड़ेंगे। ये एक बैंक है, सारे बैंक ऐसे नहीं करेंगे, बट 100% आपको लोन प्रोसेसिंग फीस तो देनी पड़ती है। वो काफ़ी बार बता भी देंगे लोन प्रोसेसिंग फीस आपको इतनी देनी पड़ेगी, वो ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन फीस क्यों चाहिए भाई, आपके पास ऑलरेडी हमारी केवाईसी होती है। अगर आप उस बैंक से लोन ले रहे हैं जिसमें आपका खाता ही नहीं है, तब आप जाके केवाईसी करो, वहाँ पे थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस ठीक है। तो अगर आप एक्स बैंक से ही लोन ले रहे हो और उनको आपकी पूरी हिस्ट्री पता है और उनके पास ऑलरेडी आपका केवाईसी है, तो भाई वापस से फर्जी केवाईसी बनाकर उससे पैसे लेने की क्या ज़रूरत। तो चलो ये सारी चीज़ें तो आपने कर ली। उसके बाद क्या होता है कि आप कहते हैं यार मैं लोन में भी थोड़ा प्री पेमेंट कर दूंगा, एडवांस पेमेंट कर दूंगा, फोरक्लोजर कर दूंगा। तो क्या करोगे, तब आप बैंक में जाओगे, बोलोगे कि भाई ये लो मेरे 2 एक्स्ट्रा ईएमआई अगले 2 महीने के, या फिर मैं इस साल में 2 एक्स्ट्रा ईएमआई भर रहा हूँ, तो ये लो पैसे मेरे आप प्रिंसिपल अमाउंट से कट करो। तब वो बोलेंगे कि भाई ठीक है हम कर देंगे। अगर फोरक्लोजर करते हो तो तब भी यही सीन है कि आपको लोन का जो भी परसेंटेज है उनको देना पड़ता है इन एडवांस, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई आपने तो वैसा देखा जाए तो थोड़ा बहुत हमारा नुकसान करवाया, क्योंकि हमने तो इतना कमिटमेंट दिया था, आपने उसके पहले ही लोन क्लोज कर दिया, तो इतना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमारा लॉस हो रहा है, तो आप थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिए। ये लॉजिक होता है। एंड इसका वर्कअराउंड क्या हो सकता है दोस्तों, जिस बैंक में आपका खाता है वहीं पे जाइए, उनको बोल दीजिए भाई मुझे कार लेनी है, कार का लोन का आप मुझे XYZ अमाउंट जो है वो बता दीजिए, प्री अप्रूव्ड होगा तो मुझे जो भी डिटेल्स है वो बता दीजिए। अगर प्री अप्रूव्ड लोन है तो आपकी झंझट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बट एक बार प्री अप्रूव्ड लोन में भी लोन लेने के पहले या फिर साइन करने के पहले पूरी चीज़ें पढ़ लीजिए। फिर आता है दोस्तों क्रेडिट स्कोर का इम्पैक्ट। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप टाइम टू टाइम पैसे भर रहे हो क्रेडिट कार्ड के, सारी बढ़िया चीज़ है, थोड़ा क्रेडिट स्कोर ऊपर नीचे होता रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 775 या 770 के नीचे है तो ये लोग आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगा देंगे।
यानी इसके हिसाब से आपको 0.1 0.2 या फिर ऑलमोस्ट 1% पर एनम के हिसाब से भी ईएमआई ज्यादा भरना पड़ेगा। तो ये एक दिक्कत हो सकती है। अब गड़बड़ मत कीजिए। आपने सोच लिया यार मैं गाड़ी खरीदूंगा या फिर गाड़ी खरीदूंगी, आप जा रहे हो बैंक में, आप बोलोगे कि मुझे लोन चाहिए, बैंक बोलेगी ले लो लोन, और आप फंस गए भाई हाई इंटरेस्ट रेट के साथ। तो ये मत करना, थोड़ा सोच लीजिए, थोड़ा एडवांस प्लानिंग कर लीजिए। जनरली 3-4 महीने बाद जो है आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा बनने लगता है। तो 3-4 महीने एटलीस्ट आप प्लान कर लीजिए कि मुझे अपना क्रेडिट स्कोर कैसे बढ़ाना है। आपके सीए के साथ वगैरह आप बात कर लीजिए, क्रेडिट स्कोर एक अच्छे लेवल पर लाइए और उसके बाद आप लोन लेने की सोचिए। क्योंकि ये जो है आपका 3-4 महीने का पीरियड, उसमें आप काफ़ी हज़ारों रुपए या फिर लाखों रुपए भी बचा सकते हो व्हेन कंपेयर टू आप गड़बड़ करके अगर गाड़ी खरीदते हो। तो ये सोचने की बात है। और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ होती है। तो आपको एक चेतावनी देकर रख रहा हूँ। हाँ, जो दूसरी तीसरी गाड़ी खरीद रहे हो उनको शायद ऑलरेडी पता होगा। चौथी गलती बहुत सारे लोग करते हैं, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर्स, की सोचते हैं कि यार मेरा पेमेंट तो 40-50 हज़ार रुपये है, मैं 30,000-35,000 रुपये का ईएमआई लूँगा, 15,000 से अपना काम चला लूँगा। भाई कैसे करोगे? आपको बाकी का खर्चा भी होता है, ओवरऑल आपको रहना भी है, खाना भी है, सारी चीज़ें करनी होती है। आप 35,000 अगर 50,000 रुपये में से आप दे रहे हो, इवन दो आपका लोन का टेन्योर कम हो रहा है, क्या ये वर्थ इट है? तो सोचिए, सोचने के बाद आप डिसीजन लीजिए कि एक तो मेरा ईएमआई कितना होना चाहिए मेरे पेमेंट के अनुसार, और लोन का टेन्योर मैंने कितना लेना चाहिए। जनरली 3-5-7 देते हैं काफ़ी सारे बैंक्स, बट अगर 3 साल में आप ऑलमोस्ट पूरा इनकम लोन में ही दे रहे हो तो क्या पॉइंट रहा? आप गाड़ी में पेट्रोल भी ना भर पाओ, क्योंकि आजकल की गाड़ियाँ तो बहुत टर्बो चार्ज 1 लीटर है, उसका वीडियो देख लेना। बट ज़्यादातर टाइम पे इनका पेट्रोल और ट्रैफिक भी इतना ख़राब हो गया कि गाड़ी माइलेज नहीं दे पाती, तो उसका पेट्रोल वगैरह खर्चा कौन करेगा? अगर कहीं जाते हो तो आपका टोल वगैरह कहाँ से भरोगे? तो ये सारी चीज़ें भी सोचने की होती हैं। ये तो कार रिलेटेड हो गई भाई, बट आपको तो रहना है आपके रहने खाने का तो खर्चा निकल जाए। तो सोचकर टेन्योर लीजिए, 3 साल नहीं 5 साल ही सही, 5 साल नहीं 7 साल मत लीजिए, मैं कहूँगा 7 साल बहुत लंबा समय होता है, 5 साल लीजिए। अगर आपका पेमेंट अच्छे से बढ़ जाता है तो आप थोड़ा प्री पेमेंट कर सकते हो। प्री पेमेंट वापस मैं कह रहा हूँ कि बैंक के साथ चेक कर लेना कि भाई प्री पेमेंट फोर्थ पेमेंट का क्या सीन है, क्या उनके प्रोसीजर्स है या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस है। सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर लीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आप साइन कर रहे हो तो पूरा वो लिखा होना चाहिए कि आप अगर फोरक्लोजर करोगे तो ये होगा, प्री पेमेंट करोगे तो ये होगा। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर पेपर पे नहीं है, लूप होल में आप बहुत अटक सकते हो। आप डाउन पेमेंट भी आपको ठीक से करनी है। समझिए आपकी सैलरी 10 लाख इन हैंड है साल की, और आपने मे बी 3 लाख रुपए जमा करे हैं, उसमें से आप 3 लाख रुपए दे सकते हो तो उतने ही दीजिए। आप ऐसे मत करिए कि भाई मैं 5 लाख रुपए साल में जमा करके इनको दे दूंगा डाउन पेमेंट, ऐसे मत करिए। डाउन पेमेंट अच्छा आप कैलकुलेट करिए और उसके हिसाब से दे दीजिए, और उसी कैलकुलेशन से आपको आपका टेन्योर डिसाइड करते आएगा और आपका ईएमआई कितना होगा, वो सारी बाकी की चीज़ें जो मैंने पहले कही वो आ जाएगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप डिसबर्समेंट भी देख लीजिए एक बार कि बैंक किस तरह से डिसबर्समेंट करती है। चेक देती है, डीडी देती है, डायरेक्ट एनईएफटी या एमपीएस करके आपको ट्रांसफ़र करके दे देती हैं। तो डिसबर्समेंट कैसी होती है, कितने दिन में होती है, ये सारी चीज़ें भी आपको डिसाइड करना, देखना बहुत ज़रूरी होता है। आप बैंक के साथ एक बार बात कर लीजिए और फिर आपको पता चल जाएगा। और इंटरेस्ट रेट का जो मैंने कहा कि शोरूम में जनरली इंटरेस्ट रेट थोड़ा मे बी 0.1-0.2% ज़्यादा होता है। इसका कारण ये है कि शोरूम को तो थोड़ा बहुत परसेंटेज देना पड़ता है। मे बी 20 लाख के लोन में इनको 50,000 रुपये तो देने पड़ेंगे। मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, पर 20 लाख रुपये में से अगर 50,000 रुपये इनको देने हैं तो निकालेंगे कहाँ से? ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा ईएमआई भरना पड़ेगा, जिससे बैंक को पैसा मिलेगा जो ये शोरूम्स को देंगे। ये जनरल प्रोसीजर है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, क्योंकि एवरीवन इज ट्राइंग टू मेक अ लिविंग। तो इसके हिसाब से आप मत कहिए कि भाई शोरूम गलत कर रहा है, बैंक गलत करिए, ऐसी बात नहीं है। आप कहाँ से लोन लेते हैं ये मैटर करता है। आप बैंक में जाइए, उनसे बात कर लीजिए, इंटरेस्ट रेट आप निगोशिएट कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपको पता नहीं है इंटरेस्ट रेट आप निगोशिएट कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उनसे एक बार बात कर लेना और उसके बाद लोन डिसबर्स करवा लेना। लोन डिसबर्समेंट जैसे मैंने कहा कि अलग अलग तरीके होते हैं, उनसे आप शोरूम के साथ एक बार टाई अप करवा लीजिए। जनरली सेल्समैन और बैंक जो है वो कोऑर्डिनेट करके बात खत्म करते हैं। हाँ, कस्टमर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, बट उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कम होती है व्हेन कंपेयर टू सेल्समैन एंड बैंक। और अगर इसी डिसबर्समेंट में लेट हो गया तो आपको मे बी गाड़ी नहीं मिल सकती, आपका थोड़ा बहुत पैसा खर्चा ज़्यादा होगा,
और आप फालतू में रुके रहेंगे। आपने लोन एप्लीकेशन वगैरह करा है, आपके सर पे स्ट्रेस। हाँ, अब 24/10 की बात करते हैं। 24/10 रूल क्या है? 24/10 रूल काफ़ी अपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, इन्फ्लुएंसर्स, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं, इंडियन नहीं करते, बहुत बाहर के करते हैं, कि 24/10 में 20% डाउन करोगे, 4 इयर्स का आपका लोन का टेन्योर होना चाहिए और 10% जो है आपकी गाड़ी का खर्चा होना चाहिए। दैट इज इंक्लूडिंग EMI, पेट्रोल और बाकी के जो भी टोल वोल गाड़ी चलाने का पूरा खर्चा आपके सैलरी का 10% होना चाहिए। अब अगर उस हिसाब से चले दोस्तों, तो जो आदमी 18 लाख रुपए कमा रहा है इन हैंड, यानी 1,50,000 हर महीने कमा रहा है, उसने तो वैगनार लेनी चाहिए भाई। वो तो सिर्फ वैगनार लेगा, वो भी मे बी बेस मॉडल या फिर मिड मॉडल। उसके ऊपर अगर जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाएगा। 24/10 रूल है भाई। 18 लाख में कमाता हूँ और मैं 7 लाख के ऊपर नहीं जाऊँगा। तो मैं कहूँगा कि इंडिया के फाइनेंशियल सिचुएशन, बहुत लोगों के फाइनेंशियल सिचुएशन, अर्निंग से हिसाब से ये एक वाहियात रूल है। उस पर आप बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत रहिए। मैं कहूँगा कि 40 to 50% के ऊपर आपका EMI, पेट्रोल खर्चा वगैरह नहीं जाना चाहिए। इसके हिसाब से आप गाड़ी खरीद लीजिए। अगर जाता है तो आप गाड़ी इधर छोटी लीजिए या फिर गाड़ी लेना पूरा कैंसिल कर दीजिए। मैं सीधे बोल रहा हूँ आपको। फालतू में अगर खर्चा कर रहे हो तो आगे जाके बहुत पछताओगे। तो ये बातें होपफुली मैंने क्लियर करी है। बैंक के साथ इंटरेस्ट रेट नेगोशिएट करना मत भूलिएगा। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ी चीज़ें मैंने जो जनरली आपको ध्यान में रखनी चाहिए मैंने वो बता दी। होपफुली वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।